लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी हीरो बनकर घूम रहे थे, या उनका इकोसिस्टम उनको हीरो की तरह प्रोजेक्ट कर रहा था कि भाई अरे इन्होंने तो नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। 6 महीना भी नहीं बीता, राहुल गांधी को उनके अपने लोगों ने साइड लगा दिया है। हरियाणा और महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी से हारने के बाद राहुल गांधी को कोई भाव नहीं दे रहा। उनके अपने इंडी गठबंधन के लोग उन्हें किनारे लगा चुके हैं, को नहीं मार रहे कि हटो साइड। पहले तो ममता बनर्जी ने एक तरीके से धकिया दिया पॉलिटिक्स में, और अब अखिलेश यादव भी शायद जिस तरह से बातें हो रही हैं ऐसा लग रहा है जैसे उनको धकिया रहे हैं। राहुल गांधी अडानी के मुद्दे की तख्ती लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। ममता बनर्जी ने पहले ही बता दिया कि अडानी रोज का नहीं चलेगा बॉस, देख लो अपना। तो देश में और मुद्दे हैं भाई। उधर अखिलेश यादव भी संबल के मुद्दे को लेकर आ गए। कुल मिलाकर ममता बनर्जी और अखिलेश ने मिलकर संसद में राहुल गांधी की सारी राजनीति खत्म कर दी। जिस तरह से अडानी के मुद्दे पर अब राहुल गांधी को कोई पूछ ही नहीं रहा, उससे क्लियर हो चुका है कि इंडी गठबंधन न राहुल गांधी को सीरियसली लेता है, ना उनके मुद्दों को। इंडी गठबंधन ने ही एक तरह से राहुल गांधी की बोलती बंद करवा दी है। इंडी गठबंधन ने अब सब अपने अपने मुद्दों पर गेम खेल रहे हैं। इंडी गठबंधन ने राहुल गांधी को मैसेज दे दिया है कि वो बेंच पर बैठे। गठबंधन का स्टीयरिंग अब राहुल गांधी के हाथ से छीनने की प्लानिंग और तेजी पकड़ चुकी है। इंडी गठबंधन ने राहुल गांधी को कैसे साइड लगाया है वो आप आज की तस्वीर से समझ सकते हैं। आज संसद परिसर में अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी प्रदर्शन करने पहुंचे, लेकिन इस प्रदर्शन पर ही इंडी गठबंधन आपस में बंट गया। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों ने तो प्रदर्शन किया, राहुल गांधी वहां नजर आए, एक बड़ा सा पोस्टर भी लेकर पहुंचे, लेकिन मोदी अडानी एक है का नारा वही लगा रहे थे, साथ ही गायब हो गए उनके। एक बार सुनिए वहां क्या हो रहा था। मोदी अडानी भाई भाई हो या ना हो, इंडी अलायंस में भाईचारा किस तरह खत्म हो गया आपको देखना चाहिए। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी, आरजेडी, शिवसेना, यूबीटी और डीएमके के सांसद तो शामिल हुए, लेकिन इंडी गठबंधन के 2 बड़े प्लेयर इस प्रदर्शन से दूर रहे। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के अलावा अखिलेश यादव के सांसद भी अडानी के खिलाफ नारेबाजी में शामिल ना हुए आज। मतलब इंडी गठबंधन ने संसद परिसर में अडानी के मुद्दे पर माहौल बनाने की कोशिश तो की, लेकिन सपा और टीएमसी ने अपने गठबंधन के माहौल की ही हवा निकाल दी। टीएमसी सांसद तो यहां तक कहने लगे कि कांग्रेस को पब्लिक ठुकरा चुकी है भाई, फिर भी ये संसद को चलने नहीं दे रहे, ये तमाशा हो रहा है। ये टीएमसी के लोग कह रहे हैं जो इंडिया अलायंस का पार्ट है। लोकतंत्र की मर्यादा खत्म कर रहे हैं कांग्रेस वाले। सुनिए जरा टीएमसी के सांसद क्या क्या नहीं कहे आज। गठबंधन का स्थिति तो आप लोग देख ही रहे हैं, कभी टीएमसी नहीं रहता, कभी आप नहीं रहता, ऐसे ही चलता है। कांग्रेस जिस जगह पे भी जनता का बस चले जाते हैं, जनता उसको ठुकरा देता है। अभी कांग्रेस का एक ही जगह बन गया, ये पार्लियामेंट का गेट, नहीं तो पार्लियामेंट का भीतर सभा को नहीं चलने देना, यही कांग्रेस का एजेंडा है। और तृणमूल कांग्रेस कब कहां जाएगा वो किसी को पता नहीं है। कभी तृणमूल कांग्रेस इस तरफ जा रहा है, कभी आप उस तरफ जा रहा है। जिस ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को इस जोट का फेस बनाना चाहती थी, देश की प्रधानमंत्री बनाने के लिए इन्होंने प्रपोजल दिए थे, आज वही मल्लिकार्जुन खड़गे की जो आह्वान है उसमें तृणमूल कांग्रेस नहीं है। ये सब ये एक तमाशा चल रहा है, ये लोकतंत्र की मर्यादा को नष्ट कर रहे हैं। ममता बनर्जी का तो राहुल गांधी का विरोध करना समझ में आता है कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन बात सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं है। अखिलेश यादव तो यूपी के साथ चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो भी समझ चुके हैं कि अडानी कोई मुद्दा है ही नहीं भाई, तो किस बात की दोस्ती यारी निभाई जाए। राहुल गांधी की अपनी जो पॉलिटिकल सोच है उसकी वजह से दूसरी पार्टियां अपने मुद्दे क्यों छोड़ दें। इसलिए समाजवादी पार्टी अडानी को लेकर कांग्रेस के प्रोटेस्ट में नहीं दिखी, उसने अपने प्रदेश और अपनी राजनीति का मुद्दा उठाया। आज आपको बताऊंगा कि कैसे संबल के मुद्दे पर संसद में जबरदस्त घमासान हुआ, लेकिन पहले अखिलेश और उनके सांसदों को सुन लीजिए। वो भी कह रहे हैं कि अडानी का मुद्दा उनके लिए मुद्दा नहीं है भाई, सुनिए। देखिए, अडानी संभल जब जान जा रही हो, जान हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। अभी आपकी जान चली जाए तो मुद्दा हम किस पे करेंगे, जान पे कि आपकी वेतन पे। अखिलेश यादव, अगर आपकी जान चली जाए तो जान पे हम बात करेंगे कि आपके वेतन पे बात करेंगे। अडानी का क्या इशू है, संभल का इशू है। जनता जहाँ गोली से मारी जा रही हो,
और जहां लोगों को घर लूटे जा रहे हों, जहां लोगों को जबरदस्त बिजली काटी जा रही हो, पानी नहीं दिया जा रहा हो, ऐसा जो अत्याचार हो रहे हों, उसके सामने क्या है अडानी का? यानी राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी की घनघोर बेइज्जती सपा से लेकर टीएमसी तक कर रहे हैं कि क्या ही बेकार का ये लोग संसद नहीं चलने दे रहे हैं और ये कोई मुद्दा है अडानी अडानी कर रहे हैं। यानी राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में क्या मुद्दा उठाना है इसकी भी समझ कायदे से नहीं है, ये उनके साथी बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने बिना लाग लपेट कांग्रेस की धुलाई कर दी। भाई एक हफ्ते से कांग्रेस अपने हिसाब से अडानी के मुद्दे पर संसद नहीं चलने दे रही थी, लेकिन अब इंडी गठबंधन में हर कोई कांग्रेस के हिसाब से तो चलेगा नहीं। इसलिए कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि उसने अब तक संसद का समय बर्बाद क्यों किया। यह बताना चाहिए कांग्रेस को कि उसने अडानी के मुद्दे को पूरे विपक्ष पर थोपने की कोशिश क्यों की। जिस मुद्दे को नेता विपक्ष राहुल गांधी सबसे अहम मानते हैं उसे विपक्षी भाव नहीं दे रहा, तो फिर सवाल राहुल गांधी की लीडरशिप पर उठने चाहिए ना कि आपको मुद्दे की समझ नहीं है, आप सही मुद्दा नहीं पकड़ रहे हैं, तो देश की संसद का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं, देश का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इंडी गठबंधन को दो बड़े प्लेयर्स जो इंडी गठबंधन के हैं वो खुलकर अडानी के मुद्दे को खारिज कर रहे हैं, फिर भी राहुल गांधी अडानी मोड से बाहर निकलने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके ईगो का प्रश्न हो गया कि नहीं मैंने अडानी कह दिया तो अब अडानी ही चलेगा। इसीलिए इंडी गठबंधन में कई लोग कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन की लीडरशिप चेंज होनी चाहिए, ममता बनर्जी को लीडर बना देना चाहिए। टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद को सुनिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। अब कोई राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं है इंडिया अलायंस में। सुनिए टीएमसी के सांसद को। कांग्रेस बता दे कहां हरा दिया है, कांग्रेस बता दे कि कहां इतनी जबरदस्त तरीके से हरा दिया। हम तो बंगाल में जब जब आके दीदी और दीदी जो उन्होंने करना शुरू किया, उसके बाद से जो मुंह की खानी शुरू की तो सीट बढ़ती चली गई। दो तो एकमात्र हैं जो अभिजीत हैं, उनको कोई नहीं हरा पाया। तो वो होना चाहिए लीडर, एक सामने है, आंख में आंख डाल करके बात करते हैं, सीधा करते हैं, कोई उनको कुछ नहीं कर सकता। मोदी जी को भी ऐसे करना पड़ता है। टीएमसी के सांसद कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी हरा कहां पाती है नरेंद्र मोदी को, तो किस बात के राहुल गांधी नेता तो ममता बनर्जी हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी अब भी नहीं समझे तो इंडी गठबंधन उन्हें हटाकर ही मानेगा, क्योंकि इंडी गठबंधन ने अब अपने मुद्दे पकड़ लिए और वो अपने मुद्दों पर राजनीति कर रहा है। उन्हें समझ में आ गया है कि कांग्रेस और राहुल गांधी के चक्कर में फंसेंगे तो खुद भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आप देखिए कि आज संभल के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने जमकर राजनीति, मौका मिलते ही समाजवादी पार्टी ने संभल के मुद्दे को माहौल बना दिया। इसमें राहुल गांधी कहीं नहीं दिखे, वो बैक सीट पर थे। पूरा दिन आज अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ही संसद में छाई रही। लोकसभा में अखिलेश यादव ने संभल के मुद्दे पर खूब बोला। एक बार सुनिए अखिलेश यादव ने आज क्या कहा, फिर बताऊंगा कैसे अखिलेश यादव ने संभल हिंसा पर सच को बहुत चालाकी से छिपा लिया। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहां जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। अखिलेश यादव की बातें सुनिए। एक तो कह रहे खुदाई की बात हो रही है, सर्वे और खुदाई में बहुत फर्क होता है सर। और कह रहे हैं 5 लोग जो सामान लेने निकले थे, वहां पत्थरबाजी चल रही थी, वहां पूरा तनावपूर्ण माहौल था, और ये 5 लोग सामान लेने निकले थे कि चलिए हम जरा कुछ सामान लेके आते हैं, आटा सब्जी। कह रहे हैं पुलिस प्राइवेट हथियार लेके चली गई थी, पुलिस को पहले से पता था कि ये सब होगा, फिर मैं प्राइवेट हथियार से गोली मार दूंगा। अखिलेश यादव वो मुद्दे उठा रहे हैं जो उनकी राजनीति को सूट करता है, लेकिन इसमें अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि संभल जैसे मामलों में जो कहानी अखिलेश यादव सुना रहे हैं उसका सच कुछ और ही है। अखिलेश यादव बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाते हैं, संभल हिंसा को यूपी उपचुनाव से जोड़ते हैं, लेकिन यह छुपा ले जाते हैं कि उनकी ही पार्टी के नेता पर भड़काने का आरोप लगा हुआ है।
सपा सांसद और सपा विधायक के बेटे पर आरोप है। यह बात अखिलेश यादव ने क्यों नहीं बताई? अखिलेश यादव संभल के डीएम और एसपी पर आरोप लगाते हैं कि प्रशासन ने अत्याचार किया, लेकिन यह छुपा जाते हैं कि सर्वे का नोटिस पहले से जारी हुआ था। यह नहीं बताते कि हिंसा में 29 पुलिस वाले भी घायल हुए। अखिलेश संभल पुलिस पर फायरिंग का आरोप लगाते हैं, पुलिस पर प्राइवेट हथियार इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन पत्थरबाजी करने वालों पर चुप रहते हैं। अखिलेश ये नहीं बताते कि पत्थरबाजों के हाथ में भी हथियार थे। उसके भी वीडियो हैं कि उनके हाथ में बंदूक दिख रही है, और इतने पत्थर कहां से आ गए अचानक? यह सवाल तो अखिलेश यादव नहीं पूछते। संभल हिंसा का सारा दोष प्रशासन और बीजेपी पर डालकर अखिलेश यादव ने एक तरह से उन पत्थरबाजों को क्लीन चिट दे दी जिन्होंने संभल में हिंसा को भड़काया। संभल हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने बिना जांच के यूपी पुलिस पर बड़ा आरोप लगा दिया कि पुलिस ने प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जबकि आज यूपी पुलिस ने हिंसा प्रभावित इलाके में तलाशी अभियान चलाया तो संभल हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ गया। तलाशी अभियान में पुलिस को जो कारतूस के खोखे मिले, उसमें एक कारतूस पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भी घटनास्थल से मिला है। कुछ कारतूस ऐसे मिले हैं जिस पर मेड इन यूएसए लिखा हुआ है। आप देखिए ना भाई तस्वीरें। संभल के एसपी क्या बता रहे हैं वो भी सुनिए। POF 9mm 68-26 ये एक फायर्ड केस मिला है, जो कि घटना में फायर करने के बाद में यहाँ पे मिला है। और एक FN प्लस नहीं FN स्टार करके ये कोई केस है। 12 बोर का एक विंचेस्टर मेड इन USA नंबर 12 सुपर लिखा हुआ है, ये एक 12 बोर का कार्ट्रिज मिला है। भाई संभल का सच तो धीरे धीरे सामने आता जा रहा है, फिर भी अखिलेश यादव अपनी राजनीति में बिजी, क्योंकि यह अखिलेश यादव की मजबूरी भी है। अखिलेश यादव का पुराना सियासी समीकरण मुस्लिम और यादव MY रहा है, इसलिए अखिलेश यादव उसी को फिर से रिवाइव कर रहे हैं, क्योंकि उनको उपचुनाव में दिख गया कि PDA तो चला नहीं, वो तो एक बार तुक्का था, चल गया, तो अब फिर से MY पर लौट रहे हैं। जब अखिलेश यादव ने आज संभल के मुद्दे पर माहौल बना दिया और अडानी का मुद्दा बैकफुट पर चला गया, तब राहुल गांधी को समझ में आया कि अरे बॉस, मेरी तो ट्रेन ही छूट गई। इसलिए अब वो दौड़ते दौड़ते संभल जाने का प्लान बना रहे हैं कि अरे हम अब ट्रेन पकड़ते हैं, हम जाएंगे संभल। राहुल गांधी को लग रहा है कि संभल के मामले में जो राजनीति हो रही है उसमें कहीं अखिलेश आगे ना निकल जाए, इसलिए राहुल गांधी ने भी नया प्लान बना लिया। कल राहुल गांधी समेत कांग्रेस के 5 सांसद संभल जाने की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ नई सांसद बनी प्रियंका वाड्रा भी संभल जा सकती है। खबर है कि राहुल गांधी कल सड़क के रास्ते सुबह संभल जा सकते हैं। राहुल गांधी को संभल जाने से पहले ही रोका जा सकता है। यूपी पुलिस ने कह दिया है कि संभल में किसी बाहरी व्यक्ति की एंट्री अभी बैन है। वहां धारा 163 लगी हुई है, यानी कल संभल को लेकर नया घमासान छिड़ने वाला है। क्योंकि राहुल गांधी जाएंगे, पुलिस रोकेगी, इकोसिस्टम हंगामा करेगा कि अरे अरे राहुल गांधी को जाने नहीं दिया। इससे पहले यूपी कांग्रेस के सचिव सचिन चौधरी ने दावा किया कि कांग्रेस के कुछ नेता हिंसा में मारे गए बिलाल और नोमन के परिवार से मिले थे। कांग्रेस नेताओं ने परिवार वालों की बात राहुल गांधी से करवाई। राहुल गांधी ने उन्हें सांत्वना दी। उधर संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने भी दावा किया कि उन्होंने सोमवार शाम को हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार से मुलाकात की। इकबाल महमूद ने बताया कि 10 दिसंबर के बाद समाजवादी पार्टी का भी एक दल संभल जाएगा। लेकिन आप आयरनी देखिए बॉस, इनमें से एक नेता उन पुलिस वालों से मिलने नहीं जा रहा जो घायल हुए। 29 पुलिस वाले घायल हुए हैं बॉस। एक नेता के आंख में आंसू नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो पुलिस वाला है। इनके थॉट प्रोसेस के हिसाब से वो मायने नहीं रखता होगा। मायने क्या रखता है? मेरा वोटर कौन है, उसके दर्द, उसके आंसू। वो किसी का बाप भाई हो सकता है, पुलिस वाला किसी का बाप भाई थोड़ी हो सकता है, बेटा थोड़ी हो सकता है। वो तो मार खाने के लिए ही आया, ऐसा लग रहा है। विपक्ष में संभल हिंसा के मुद्दे को लपकने की होड़ मची हुई, लेकिन इन लोगों से एक सवाल यह भी है कि संभल के पत्थरबाज तो सबको दिखते हैं, बांग्लादेश के हिंदू इन लोगों को नहीं दिख रहे। पुलिस तो छोड़ ही दीजिए, बांग्लादेश में हिंदुओं से के साथ जो रहा वो भी इनको नहीं दिख रहा। संभल के पत्थरबाजों पर तो इनको बहुत दया आ रही है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आंसू नहीं है इनके पास। किसी ने संसद में यह नहीं कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर चर्चा करा लो। इन्हें संभल दिख जाएगा, गाजा फिलिस्तीन तक दिख जाएगा, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर इनको सांप सूंघ जाता है। विपक्ष में किसी को अडानी की पड़ी है, किसी को संभल के मुद्दे पर बात करनी है, मुखर तरीके से बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करने वाला एक आदमी नहीं दिख रहा है बॉस वहां। और यहां छोड़िए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर हमारे देश में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने आंखें बंद की हुई हैं
कि कुछ हुआ ही नहीं। संभल हिंसा पर खूब माहौल बनाने वाले मौलाना तौकीर रजा से जब बांग्लादेश के हिंदुओं पर सवाल किया गया तो कहने लगे कि बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा ही नहीं है, वहां तो हिंदू और मुसलमान दोनों सियासत की वजह से टारगेट हो रहे हैं। जरा सुनिए तौकीर रजा को। बांग्लादेश में जो मेरी मालूमात है, हिंदू मुस्लिम कतई नहीं हो रहा है। यहाँ की मीडिया उसे हिंदू मुस्लिम करके दिखाने की कोशिश कर रही है और यहाँ बांग्लादेश के नाम पर यहाँ हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि शेख हसीना के समर्थक जितने भी हैं वह बांग्लादेश में, वो तमाम वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उन सबके साथ वहाँ पे इस किस्म की कार्रवाई हो रही है। लेकिन अगर कहीं मंदिर के नाम पर या हिंदू के नाम पर उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती हो रही है तो उसकी शदीद मजम्मत हम करते हैं। इस्कॉन के मंदिर तोड़ दिए गए, भगवान की मूर्तियां तोड़ दी गई, जला दिए गए मंदिर, और ये कह रहे हैं कि वो तो शेख हसीना के समर्थकों पे हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो दिखाएं जरा बांग्लादेश में कितने मस्जिदों पर हमले हुए हैं। हिंदू मुसलमान सब पे हो रहा ना इनके हिसाब से, जो शेख हसीना का सपोर्टर था। तो दिखाएं ना भाई, तस्वीरें निकाल के लाएं कि देखो ये मस्जिद भी तोड़ दी गई। वहां पर है कोई तस्वीर इनके पास? नहीं है। यही सच्चाई है बॉस। हिंदू के जान की कीमत ही नहीं है इन लोगों के नजर में। मीडिया हिंदू मुसलमान करा रहा, वहां हिंदू के मंदिर जल रहे हैं तो वह क्या बोले? जबरदस्ती का आपके हिसाब से तराजू बैलेंस करने के लिए बोलते हैं कि वहां सबके साथ हो रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर इसलिए ये लोग बात नहीं करते क्योंकि इनके एजेंडे में नहीं आता ना। इनके एजेंडे में फिट होता है संभल, क्योंकि मुसलमान का वोट बल्क में पड़ता है। हिंदू को क्या पड़ी है? हिंदू की जो आज की हालत है वो हिंदू की वजह से इनको भी समझ में आता है, क्योंकि वो बल्क में वोट करेगा नहीं, वो तो जाति में बटेगा, तो उसकी बात क्या करनी है, हटाओ हिंदू को। इसलिए आप देखिए कि विपक्ष में अब हर कोई संभल पर राजनीति करने में जुटा है। जो अखिलेश यादव पहले अयोध्या के सांसद अवधेश पासी को लेकर घूमते थे, वो आजकल संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को लेकर घूमते हैं। लोकसभा में पहले अवधेश पासी अखिलेश के बगल में बैठते थे, लेकिन अब सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा हो गया है कि अवधेश प्रसाद अखिलेश की सीट के पीछे हो गए। और जब अखिलेश आज लोकसभा में बोल रहे थे तो अखिलेश के साथ फ्रेम में संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क दिखने लगे। आज लोकसभा में जैसे ही संभल हिंसा पर अखिलेश यादव को बोलने की इजाजत मिली, वैसे ही अचानक उनके पीछे वाली सीट का नजारा बदल गया। पहले उनके पीछे वाली सीट पर अवधेश प्रसाद और आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव बैठे थे। जब अखिलेश ने संभल के मुद्दे पर बोलना शुरू किया तो संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क अखिलेश यादव के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ गए। जियाउर रहमान पर भी संभल हिंसा के मामले में आरोप लगे। जब तक अखिलेश बोल रहे थे तब तक जियाउर रहमान बर्क भी दिख रहे थे। अखिलेश यादव ने संभल पर माहौल तो बना दिया, साथ ही भाषण के दौरान भाषण जियाउर रहमान को फ्रेम में रखकर अपना वोट बैंक भी साध लिया। वैसे संसद में सबकी अपनी अपनी सीट तय होती है, कोई भी कहीं भी ऐसे ही नहीं बैठ जाता। फिलहाल संसद का जो सिटिंग अरेंजमेंट प्रस्तावित किया गया, अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अभी प्रस्तावित है। कई नेताओं ने कहा इसमें थोड़ा चेंज होना चाहिए, तो अभी फाइनल होगा। लेकिन प्रस्तावित सिटिंग अरेंजमेंट क्या है वो भी आपको बताता हूं। लोकसभा में पीएम मोदी की सीट नंबर 1 ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं। सीट नंबर 2 पर राजनाथ सिंह और सीट नंबर 3 पर अमित शाह बैठेंगे। विपक्ष में वरिष्ठ नेताओं की सीट में पहली पंक्ति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सीट नंबर 498 पर बैठेंगे, जबकि अखिलेश यादव सीट नंबर 355 पर बैठेंगे। पहली बार सांसद बनी प्रियंका वाड्रा को चौथी पंक्ति में सीट अलॉट हुई है और वो सीट नंबर 517 है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि अभी जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट है उसने ये प्रस्तावित सीट अरेंजमेंट दिया है। कई नेताओं ने इसका विरोध किया है, तो अभी हो सकता है ये सीटिंग अरेंजमेंट अभी फाइनल ना हो और बदल भी जाए। संसद में तो बीजेपी का मामला सेट है, विपक्ष भी अपने मुद्दों में उलझा है, लेकिन एक मामला बीजेपी का भी अटका हुआ है और वो मामला महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे से जुड़ा है। महाराष्ट्र में 5 तारीख को शपथ ग्रहण है। कल बीजेपी का नेता चुन लिया जाएगा, जिससे सीएम का भी पता चल पाएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे का अब तक कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि शिंदे चाहते क्या है, करने क्या वाले। हालांकि आज शिंदे से मिलने के लिए अभी थोड़ी देर पहले अचानक देवेंद्र फडणवीस उनके घर पहुंच गए। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात पर बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दूं। सूत्रों के मुताबिक शिंदे डिप्टी सीएम पद के लिए तैयार हो गए हैं, कहा जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच 35 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई है। मंत्रालयों के बंटवारे, शपथ समारोह, दोनों के बीच इसकी भी चर्चा हुई है, कहा जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस अचानक एकनाथ शिंदे से नहीं मिले। पहले बीजेपी के एक नेता गिरीश महाजन ने एकनाथ शिंदे से 25 मिनट मुलाकात की, ये कहा जा रहा है।
फिर गिरीश महाजन ने देवेंद्र फडणवीस के घर जाकर उनसे मुलाकात की और एकनाथ शिंदे से जो बातचीत हुई उसकी जानकारी दी। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे। इस मीटिंग से एक मैसेज साफ है कि शिंदे से कोई भी बात होगी तो वो अब महाराष्ट्र में हो, देवेंद्र फडणवीस करेंगे। हमने आपको कल ही बता दिया था कि दिल्ली से मैसेज क्लियर है शिंदे के लिए कि अब कोई डील नहीं होनी बॉस। अमित शाह को जो कहना था उन्होंने कह दिया। अब देवेंद्र फडणवीस का मिलने जाना, उनकी बातचीत होना, यानी दिल्ली से अब कोई डील नहीं होगी, दिल्ली में कोई बातचीत नहीं होगी। आप कह रहे हो आप मोदी शाह को मानते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो फिर मोदी शाह की बात मानिए। यह मैसेज दे दिया गया कि अब डील करना है तो बात करनी है देवेंद्र फडणवीस से करनी, मेरे से मत करो। देवेंद्र फडणवीस को आज एकनाथ शिंदे के पास इसलिए भी जाना पड़ा क्योंकि एकनाथ शिंदे का सियासी ड्रामा ही खत्म नहीं हो रहा। पहले वो अमित शाह से मिलकर लौटे तो महायुति की बैठक रद्द कर दी, अचानक गांव चले गए, वहां जाकर कहा कि तबीयत ठीक नहीं है, आराम करने आया हूं। फिर लौटे तो भी किसी से मीटिंग नहीं की, ना ये क्लियर किया कि वो चाहते क्या है, उनके मन में चल क्या रहा है। इसलिए आज देवेंद्र फडणवीस खुद एकनाथ शिंदे से बात करने के लिए पहुंचे। कल तक एकनाथ शिंदे को लेकर यह खबरें थी कि मामला गृह मंत्रालय को लेकर फंसा है। आज नया अपडेट आ गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिंदे गुट इस बात से खुश नहीं है कि अजीत पवार को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अजीत पवार को वित्त मंत्रालय के साथ अन्य महत्वपूर्ण विभाग मिल सकते हैं। शिंदे गुट का मानना है कि वो बीजेपी की स्वाभाविक सहयोगी है, जबकि अजीत पवार तो नए नए आए हैं। शिंदे गुट के पास 7 लोकसभा सांसद हैं, जबकि अजीत पवार के पास तो एक ही सांसद है। शिंदे गुट को लगता है कि फडणवीस और अजीत पवार कहीं एकनाथ शिंदे को नजरअंदाज ना कर दें। शिंदे गुट ने जिन मंत्रालयों की डिमांड की है वो भी अभी तक स्वीकार नहीं हुई। एकनाथ शिंदे इसलिए भी तनाव में क्योंकि अजीत पवार के गुट ने यह कह दिया कि शिंदे से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस तो अजीत पवार ने किया है, इसलिए अजीत पवार को शिंदे जैसा महत्व मिलना चाहिए। अजीत पवार की पार्टी के नेता छगन भुजबल ने कहा कि स्ट्राइक रेट के मामले में बीजेपी पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर तो हम यानी अजीत पवार गुट है, तीसरे नंबर पर शिंदे गुट है। भाई हमारा स्ट्राइक रेट शिंदे गुट से अच्छा है तो हमें भी शिंदे गुट जितनी जगह मिलनी चाहिए। बीजेपी के सहयोगियों को भी उम्मीद है कि कल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि कल देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान होना है। बीजेपी के जो प्रभारी है, ऑब्जर्वर है, वो भी मतलब कल जा रहे हैं और वो सब एमएलए का जो ओपिनियन है सुनेंगे और माननीय मोदी साहब और अमित शाह साहब जो नाम न देंगे उस नाम को अनाउंस किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कल देवेंद्र फडणवीस का ये नाम अनाउंस हो सकता है और देवेंद्र फडणवीस का कार्यकाल 2014 से 19 तक का बहुत अच्छा रहा है। भाई महाराष्ट्र की पिक्चर तो क्लियर है। शिंदे को भी बीजेपी ने समझा दिया कि जो तय होना था हो चुका, नाराज होने मुंह फुलाने से कोई फायदा नहीं। शिंदे मान जाएंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो कुछ रुकेगा नहीं, सब काम अपने तय हिसाब से होगा। पाठशाला में अब अगली क्लास। अंग्रेज ढूंढ कर लाए वो रिपोर्ट जो बता रही कि आखिर मोदी चुनाव हारते क्यों नहीं। 18 लाख करोड़, पीएम मोदी का एक फैसला जिसने देश के 18 लाख करोड़ बचा दिए। अब इसका चैप्टर। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं, विपक्ष का रोना धोना तो वही है कि भाई ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम में खेला हो गया, ईवीएम सेट कर दिया। लेकिन बॉस, ईवीएम हैक होना और ये सब पॉसिबल नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लेकिन आज आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि आखिर नरेंद्र मोदी चुनाव हारते क्यों नहीं। नरेंद्र मोदी के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो बार बार उनको चुनाव जितवा देता है। और पूरी दुनिया में बॉस, जो अंग्रेज भारत पर राज करके गए वो भी आज की डेट में नरेंद्र मोदी को पढ़ रहे हैं कि भाई कैसे ये आदमी नहीं रुक पा रहा है। सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पीएम मोदी की नीतियों को लेकर एक रिसर्च तैयार की। इस रिसर्च में पीएम मोदी के काम करने के तौर तरीके और तेवर का बारीकी से अध्ययन किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में पीएम मोदी की नीतियों और जनता के प्रति जवाबदेही वाली सोच की वजह से ही भारत तेजी से ग्रो कर रहा है। जो लोग पीएम मोदी की जीत में ईवीएम का रोल बताते हैं, आज उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए। यह समझना चाहिए कि पीएम मोदी ऐसा क्या करते हैं कि जनता उन पर इतना भरोसा करती है, उनको इतना प्यार देती है। बॉस, ये जो हवाबाजी कांग्रेस पार्टी करती है उससे नहीं होता, ये पब्लिक का प्यार नहीं मिलता। आप देखिए नरेंद्र मोदी क्या करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस रिपोर्ट में बता रही है कि पीएम मोदी ने देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जिसमें शामिल हर व्यक्ति की जिम्मेदारी और जवाबदेही फिक्स हुई।
जिससे पिछले 10 साल में ज्यादातर प्रोजेक्ट टाइम पर पूरे हो रहे हैं और इससे देश की इकोनॉमी में जबरदस्त तेजी आई हुई है। जो देश की अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी है वो इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी भाई डेडलाइन तय कर रहे हैं कि करो इतने दिन में काम और करके दिखा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस रिपोर्ट की इसका केस स्टडी का टाइटल है ग्रिडलॉक टू ग्रोथ, हाउ लीडरशिप इनेबल्स इंडियाज प्रगति इकोसिस्टम टू पावर प्रोग्रेस। इस रिपोर्ट में पीएम मोदी की डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म प्रगति को एक गेम चेंजर प्लेटफॉर्म बताया गया। प्रगति की वजह से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की डिलीवरी में बहुत तेजी आई है। इससे देश की इकोनॉमी का सिस्टम पूरी तरह बदल गया है। स्टडी में कहा गया है कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन ने टॉप लेवल पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच प्रोजेक्ट्स के कोऑर्डिनेशन को बहुत पारदर्शी और व्यवस्थित किया गया। प्रगति प्लेटफॉर्म के कारण देश भर में 17,000 करोड़ रुपए के 340 प्रोजेक्ट्स में तेजी आई है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो पिछले कई सालों से अटके हुए थे। इन पर पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2014 के बाद सरकारी सिस्टम को नरेंद्र मोदी ने ऐसा बदला जिसकी वजह से आज भारत बदल गया भाई। पूरी दुनिया भारत को पढ़ रही है और जब वो पढ़ रहे हैं तो वो रिपोर्ट बना रहे हैं कि भाई ये नरेंद्र मोदी जो हैं, ये आदमी जो है वो डेडलाइन तय कर देते हैं और कहते हैं करके दिखाओ तो करके दिखाओ, और पिछला जो छोड़ के गए थे लोग वो सब भी प्रोजेक्ट पूरा करवा दे रहे हैं। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि पीएम मोदी के डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, इसका नाम है प्रगति। ये क्या चीज है भाई प्रगति, जो भारत को प्रगति दिए जा रही है? इसी पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पूरी रिपोर्ट तैयार की। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीएम मोदी को इस प्लेटफॉर्म का आइडिया आज से 22 साल पहले एक आपदा के दौरान आया था। उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रगति प्लेटफॉर्म को समझिए, जिसने भारत के ग्रोथ स्टोरी को लिखा है और पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया भारत का। प्रगति का मतलब है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। मतलब पीआर से हो गया प्रोएक्टिव और ए से हो गया एक्टिव प्रोएक्टिव, जी से हो गया गवर्नेंस, एंड हो गया ए से, और टाइमली हो गया टी से, आई से हो गया इंप्लीमेंटेशन। ये एक मल्टीपर्पज प्लेटफॉर्म है जिसका नाम में ही है कि भाई टाइम पे डिलीवर करना है। इस प्लेटफॉर्म को पीएम मोदी ने 25 मार्च 2015 को लॉन्च किया था। इसके जरिए प्रोजेक्ट की रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। सबसे बड़ी बात यह कि खुद पीएम मोदी हर महीने इस पर मीटिंग करते हैं। इन मीटिंग्स में वो सीनियर अधिकारियों से प्रोजेक्ट की चर्चा करते हैं। यहां भाई बताओ तुम जो कर रहे थे उसका क्या हुआ, उस वाले प्रोजेक्ट का बताओ क्या हुआ। तो हर अफसर को पता है कि बॉस ये नहीं कि हम सो जाएंगे और बैठ जाएंगे। नरेंद्र मोदी ना सोने वाले भाई, वो बुला के पूछेंगे कि बताओ कितना काम आगे बढ़ा। इस मीटिंग में बाकायदा पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट कहां पहुंचा, क्या दिक्कत आ रही है, किसी रुकावट में कौन अधिकारी जिम्मेदार है। कमाल की बात यह है कि अगर जरूरत पड़ती है तो पीएम मोदी सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित अधिकारी से डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि वहीं पर खत्म करो, निपटारा करो भाई, मामला आगे बढ़ाना है। अब तुमको कहेंगे, तुम जाके कहोगे, फिर वो कुछ करेगा, जो पुराना सिस्टम था। नरेंद्र मोदी कहते हैं ये सब मत करो भाई, मेरी बात कराओ, ये अटक रहा है ये करो, खत्म करो मामला, काम आगे बढ़ाओ। यही वजह है कि इस मीटिंग से पहले अधिकारियों की हालत बहुत टाइट रहती है। वो पूरी तैयारी करके पीएम के सामने आते हैं। जैसे आपके ऑफिस में होता है कि आप बॉस के सामने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन देने, काम ऊपर नीचे होगा तो आपको लगता है क्या होगा, डांट नहीं पड़े। यही हाल सरकारी कर्मचारियों का हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली मीटिंग में किस अधिकारी ने क्या कहा था वो नरेंद्र मोदी को याद रहता है, क्योंकि उनकी याददाश्त तो जबरदस्त है। इसलिए प्रोजेक्ट्स को लेकर सिस्टम में एक सतर्कता आ गई। सबको पता चल गया ये पुराना सरकारी हिसाब चलेगा नहीं कि काम जो है लटकाने भटकाने और अटकाने वाला। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रगति प्लेटफॉर्म का आइडिया 2001 में गुजरात में आए भूकंप के बाद आया था नरेंद्र मोदी। आप सोचिए क्या विजन है तब से। 2002 में सीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने स्वागत नाम का पोर्टल शुरू किया था गुजरात में। इस पोर्टल में गुजरात के विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही को तय किया गया। बाद में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो मार्च 2015 में प्रगति नाम का पोर्टल शुरू किया। आपको यह भी समझना चाहिए कि पीएम मोदी के इस प्रगति प्लेटफॉर्म की मीटिंग वाले फॉर्मूले किस तरह देश की तस्वीर बदल रहे हैं। आप देखिए देश की इकोनॉमी ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक काम करो तुम ना रॉकेट पे बैठो ऊपर जाओ। ऐसे नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता है। ये जो प्रगति है PRAGATI, ये वो उन्होंने लॉन्च किया 15 तारीख को 2015 में। अब तक इसमें क्या क्या हुआ है भाई
अब तक इस प्रगति के तहत कितनी मीटिंग हो चुकी है? अब तक 44 तो मीटिंग हो चुकी है। इसके अलावा प्रोजेक्ट रिव्यू जो होता है, जो आपको कहा कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट कहां गया, इसके बारे में जरा बताओ। इसके लिए जो रिव्यूज हो रहे हैं उनकी संख्या 355 है, 355। और जिन प्रोजेक्ट्स पे ये मीटिंग्स हो रही हैं उनकी लागत क्या है? 18 लाख करोड़ रुपए बॉस, 18 लाख करोड़। आप सोचिए, ये सारा पैसा जो है ना कूड़ा हो जाएगा एक तरीके से अगर आप इस टाइमली काम ना करो, और देश का जो नुकसान है सो तो है ही है। और ये लटके कब से थे प्रोजेक्ट्स? ये ऐसे प्रोजेक्ट थे जो 3 से लेकर 20 साल से लटके हुए थे। 20 साल से जो प्रोजेक्ट लटके हुए थे वो नरेंद्र मोदी ने पूरे करवाए। आप सोचिए देश का कितना पैसा बर्बाद। ये तो 18 लाख करोड़ जोड़ रहे हैं, कितना तो भाई प्रोजेक्ट लटका हुआ है, बन जाता तो कितना देश का फायदा होता, उस हिसाब से सोचिएगा तो कई लाख करोड़ और हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि पीएम मोदी ने भारत के विकास वाले क्लासिक एयरक्राफ्ट में मॉडर्न डे जेट इंजन लगा दिया है। यह ऑक्सफोर्ड कह रहा है भाई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ऐसा क्यों कहा, इसे समझने के लिए आपको देश में 2014 से पहले के माहौल को समझना होगा। उस समय देश किस स्पीड से आगे बढ़ रहा था भाई। 2013 में यूपीए सरकार के दौरान कैबिनेट सेक्रेटरी ने अपने एक नोट में लिखा कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रोजेक्ट्स में अटकने की वजह अप्रूवल्स और क्लियरेंसेस में देरी है। मतलब अप्रूवल ही नहीं मिल रहा तो प्रोजेक्ट लटका हुआ है। यानी प्रोजेक्ट्स की फाइलें मिनिस्टर और प्रोजेक्ट से जुड़ी कमेटी के पास महीनों महीनों पड़ी रहती थी। इसके अलावा मार्च 2014 में आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, अपनी रिपोर्ट में भारत में निवेश में मंदी के 3 कारण बताए थे। पहला कारण सरकारी पॉलिसी में अनिश्चितता, दूसरा कारण प्रोजेक्ट अप्रूवल में देरी, और तीसरा कारण प्रोजेक्ट की सप्लाई चेन में भारी अड़चन। 2014 में आई सीएजी की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था कि देश में रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स को पास करने में 43 महीने 43 मंथ्स की देरी और उन्हें पूरा करने में 41 महीने की देरी हुई है। अगर इन दोनों समय अवधि को मिला दिया जाए तो रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स में 7 साल की देरी हो रही थी। 7 साल देरी हो रही है भाई। ट्रेन देर से पहुंचती है तो आदमी जो है वो कहता है कि क्या ही हिसाब चला। प्रोजेक्ट 7 साल देर क्यों? क्योंकि तब बजट में बस अनाउंस कर दो, तुम्हारे लिए भी ट्रेन है, तुम्हारे लिए भी ट्रेन। चल रही है कि नहीं चल रही किसी को कुछ मतलब नहीं था। पीएम मोदी के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने वैसे ही दिल्ली में काम करने का तौर तरीका बिल्कुल बदल गया। जो अधिकारी अपनी मर्जी से काम किया करते थे वो सब अलर्ट मोड पर काम करने लगे। पीएम मोदी ने हर अधिकारी की जवाबदेही और टाइमलाइन फिक्स किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने सिस्टम में कुछ बड़े बदलाव किए जिससे आज की तारीख में पीएम मोदी दुनिया भर के देशों के लिए एक केस स्टडी बन गए उनके काम करने का तरीका। 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के बाद पीएम मोदी ने 2013 में लॉन्च हुए पीएमजी यानी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप को पीएमओ के अंडर करवा दिया। इसके बाद 26 लाख करोड़ रुपए की लागत के 843 प्रोजेक्ट्स में तेजी आई। इससे पहले यह ग्रुप कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर हुआ करता था। इसके बाद पीएम मोदी ने अगस्त 2018 में परिवेश पोर्टल लॉन्च किया। इसमें किसी प्रोजेक्ट में पर्यावरण और वन्य जीव डिपार्टमेंट से होने वाली देरी को देखा गया। इस पोर्टल की वजह से जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस में 600 दिन लगते थे, आप अंदाजा लगाइए वो घट के 70-75 दिन का रह गया। इसी तरह अक्टूबर 2021 में पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च हुआ। इस पोर्टल से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कई गुना स्पीड से ग्रोथ करने लगा। आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के काम करने का स्टाइल और जिस तरह से वो काम करते हैं, लोगों को लगता है उनको कुर्सी का शौक है। भाई वो आदमी ऐसा लगता है उनके दिमाग में एक लिस्ट है कि इतने साल से ये काम पेंडिंग है, ये सब नहीं हुआ है, मुझे करके जाना है भाई, और उसके लिए मुझे ये कुर्सी चाहिए। मुझे ये कुर्सी इसलिए नहीं चाहिए कि भाई मैं सरकारी चीजें लेके जो है वो छुट्टी मनाने चला जाऊं अंडमान निकोबार। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में चल रहे प्रोजेक्ट्स में किस तरह से तेजी आई, इसके बारे में भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उदाहरण के साथ अपनी रिपोर्ट में बताया। इस रिपोर्ट में असम के बोगीबील ब्रिज की चर्चा की गई। इस पुल को 21 साल के इंतजार के बाद पीएम मोदी ने पूरा करवाया। यह पुल असम की ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पुल का शिलान्यास
1997 में हुआ, 1997 में शिलान्यास हुआ और उद्घाटन 2018 में पीएम मोदी ने किया। 2014 के बाद पीएम मोदी के कहने पर ही इस पुल के काम में तेजी आई। आप सोचिए बॉस, लोगों को शायद लगता होगा क्या है, ग्रोथ रेट बढ़ा हुआ है, भारत की इकोनॉमी जो है, जो कई लोग कहते हैं ये 5वें नंबर पे तो आ गई तो क्या हो गया, ये तो आना ही था। आना नहीं था बॉस, ये हुआ है तब आया, ये याद रखिए। पाठशाला में अगली क्लास, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर आ रही धमकियों पर ऐसा खुलासा जो आपको भी चौंका देगा। लॉरेंस बिश्नोई ने पप्पू यादव को धमकाया, लेकिन पुलिस की जांच में तो शॉकिंग सच निकल आया। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के साथ किसने खेला कर दिया, अब इसका चल। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर न जाने कितनी बातें चर्चा में। लॉरेंस बिश्नोई के नाम की दहशत बढ़ती जा रही है। हर रोज पुलिस किसी ना किसी केस में लॉरेंस कनेक्शन खोज रही होती है, क्योंकि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कुछ करे या ना करे, उसका नाम हर 2 दिन बाद सुर्खियों में रहता है। आप खुद देखिए, कभी किसी को जान से मारने की धमकी मिलती है तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है, किसी को एक्सटॉर्शन मनी के लिए कॉल आता है तो कहा जाता है लॉरेंस बिश्नोई ने कॉल करवाया है, किसी को धमकाना होता है तो लॉरेंस का नाम सामने आता है, गोली मारने, बम से उड़ाने की धमकी मिले तो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ जाता है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर इतनी दुकानें खुल गई हैं आज की डेट में कि पुलिस का भी सिर चकराने लगा है। जिसे देखो वही दावा करता है कि लॉरेंस बिश्नोई धमकी दे रहा है। बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली थी, यह पप्पू यादव ने दावा किया था। उन्होंने खुद इसकी शिकायत की थी, लेकिन अब पुलिस जांच में शॉकिंग खुलासा निकलकर सामने आ रहा है। पप्पू यादव लगातार दावा कर रहे थे कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिल रही है। फोन कॉल आ रहे हैं, धमकी भरे मैसेज किए जा रहे हैं, वीडियो मैसेज करके जान से मारने की धमकी मिल रही है। यानी सांसद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जबरदस्त माहौल बना दिया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख दी, उनसे अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की और तो और सुरक्षा नहीं बढ़ाने पर आरोप लगा दिया कि सरकार को उनकी सुरक्षा की चिंता ही नहीं है, उनके साथ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। पप्पू यादव धमकी मिलने के सबूत भी देते रहे। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो वीडियो भी शेयर किया जिसमें दावा था कि लॉरेंस गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी मिल रही। पप्पू यादव ने दावा किया कि सबसे ताजा धमकी उन्हें 29 नवंबर को मिली है। पप्पू यादव के मुताबिक उनके सहयोगी को लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ने कॉल किया था। फोन पर क्या बात हुई एक बार सुनिए, उसके बाद आपको बताऊंगा कि पूर्णिया पुलिस ने जब इसकी जांच की तो क्या चौंकाने वाला खुलासा हुआ। हाँ, हम लोग बोल रहे हैं बिश्नोई टीम से। अच्छा, हम वही बोले कि आपका जो सांसद है उनसे बोल दीजिए कि वो माफी मांग ले। हम लोगों का ऑर्डर मिला है, हम लोग पटना पहुंच चुके हैं। अगर वो माफी मांग लेंगे तो हम लोग फिर वापस चल जाएंगे, नहीं तो हम लोग जिस मुहित में हम लोग हैं, ऑर्डर मिला है तो हम लोग तो इंतजार में हैं कि जिस दिन मिलेंगे तो हम लोग मारेंगे तो मारेंगे। पप्पू यादव के सहयोगी को जब धमकी वाला फोन आया तो ट्रू कॉलर पर उसका नाम राम बाबू लिखकर आ रहा था। कॉल के थोड़ी देर बाद इसी राम बाबू ने पप्पू यादव के सहयोगी को 13 सेकंड का एक वीडियो भी भेज दिया। इस वीडियो में 5 से 6 दिन में हत्या की धमकी देते हुए उसने खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बिहार टीम का सदस्य बताया। एक बार जरा वीडियो भी देखिए, फिर बताता हूं इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा क्या हुआ। पप्पू यादव पूर्णिया सांसद को 5 से 6 दिन में हम लोग कत्ल करने जा रहे हैं। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा था कि पप्पू यादव को जान का खतरा है, लॉरेंस के गुर्गे कभी भी हमला कर सकते हैं। पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग से बहुत बड़ा थ्रेट है। पूर्णिया पुलिस के पास आरोपी का वीडियो और उसका फोन नंबर तो था ही, ऐसे में उसे ट्रैक कर लिया गया और डुमरिया जिले के गांव से उसकी गिरफ्तारी हुई। आरोपी की पहचान रामबाबू राय के रूप में हुई और पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पप्पू यादव को धमकी देने वाले रामबाबू राय का लॉरेंस बिश्नोई से कोई कनेक्शन नहीं निकला, लेकिन इसके बाद जो खुलासा हुआ वो तो और भी चौंकाने वाला था। सुनिए पुलिस पूछताछ में आरोपी रामबाबू राय के बारे में क्या बता रही है। इनको जो बताया गया कि जो माननीय सांसद महोदय हैं उनके सहयोगियों के द्वारा इनसे कांटेक्ट किया गया और इनको बताया गया कि सांसद महोदय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि इस तरह की कोई धमकी का किया जाए
और इनको तैयार कराया गया है। इसमें इनको दिया गया कि क्या बोलना है इसमें, और इनको पैसे का लालच दिया गया और दिया गया कि भविष्य में इनको नेता भी बनाया जाएगा। इसमें बताइए, पुलिस कह रही है कि पप्पू यादव के लोग ही फोन करवा दिए इसको, लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बता के कि तुम फोन करो तो इनको सिक्योरिटी मिल जाएगी। सुन रहे हैं, पप्पू यादव जिस धमकी के नाम पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे थे, वो धमकी तो उनके ही लोगों ने अरेंज कराई थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी है और धमकी दे रहा है कह के। यह आदमी लॉरेंस बिश्नोई का नहीं था भाई। पूर्णिया पुलिस के मुताबिक धमकी देने वाले को सिर्फ स्क्रिप्ट ही नहीं दी गई थी, पैसे का लालच, नेता बनाने का ख्वाब भी दिखा दिया गया था। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि रामबाबू राय को धमकी वाला फोन करने के लिए पप्पू यादव के सहयोगी ने ही संपर्क किया। आरोपी ने 2 वीडियो बनाए थे, जिसमें से एक वीडियो भेज दिया गया और दूसरा अभी बाद में भेजा जाना था। इस काम के लिए 2000 रुपए दिए गए थे और 2 लाख रुपए काम होने के बाद देने का वादा किया गया था। पूछताछ में पता चला कि रामबाबू राय 5 साल पहले पप्पू यादव से मिला भी था और उनकी पार्टी में शामिल भी हुआ था। बताइए, लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी खेला हो गया। उसके नाम पे धमकी ले रहे हैं लोग, वो दे नहीं रहा है, लोग ले रहे हैं कि हमको सिक्योरिटी मिल जाएगी। बताइए, अब पप्पू यादव को मिली धमकी में 2 थ्योरी सामने आ रही। एक तो यह कि पूरा खेल जेड सिक्योरिटी पाने के लिए हुआ, और दूसरा खेल यह कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर पप्पू यादव से मजाक किया जा रहा था। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर पप्पू यादव अपने इलाके में माहौल तो पूरी तरह से बना ही रहे थे। लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने की शिकायत के बाद वो बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलने लगे। बताया गया कि बिश्नोई गैंग की धमकी के बाद उनके दोस्त ने यह बुलेट प्रूफ गाड़ी गिफ्ट की। करोड़ों की यह बुलेट प्रूफ गाड़ी धमकी मिलने के बाद विदेश से मंगवाई गई। अब बताइए उस दोस्त को कितना झटका लगा होगा कि इतना महंगा करोड़ों का गाड़ी गिफ्ट किए। अब कहा जा रहा, पुलिस करेगी तो अपने ही फोन कराए थे। पप्पू यादव ने पूर्णिया में जबरदस्त भोकाल बना दिया भाई। बुलेट प्रूफ गाड़ी भी ठीक उसी तरह से मंगवाई गई जैसे सलमान खान ने धमकी मिलने के बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवाई थी। जिस तरह से पप्पू यादव ने हो हल्ला मचाया, उससे तो यही लगता है कि पप्पू यादव न सिर्फ सिक्योरिटी चाहते थे बल्कि सलमान खान की तरह स्टारडम भी चाहते थे। पप्पू यादव माहौल तो यही बना रहे हैं कि वो खतरे में, दिल्ली तक गुहार लगा रहे हैं। अमित शाह को चिट्ठी लिख रहे हैं, कह रहे हैं जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी। पप्पू यादव की सिक्योरिटी की बात करें तो अभी उनके पास वाई श्रेणी की सुरक्षा ऑलरेडी है, जिसमें 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं, जबकि जेड श्रेणी की सुरक्षा में 22 जवान और 6 कमांडो साथ चलते हैं। अब यह भी जान लीजिए कि पप्पू यादव क्यों कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई उनके पीछे पड़ा है। पप्पू यादव ने 13 अक्टूबर को एक ट्वीट किया था बाबा सिद्दीकी के मर्डर के दूसरे दिन, और उन्होंने लिखा था कि लॉरेंस बिश्नोई 2 टके का अपराधी है, 24 घंटे में उसके नेटवर्क को खत्म कर सकता हूं। लेकिन इस ट्वीट के 6 दिन बाद ही पप्पू यादव लॉरेंस के नाम से ही डरने लगे थे। आपको याद दिलाता हूं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो पप्पू यादव एकदम भड़क गए थे। सुनिए। यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते हुए कह दिया था इस सब सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोशिश, मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। पप्पू जी, पप्पू यादव जिस लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को 24 घंटे में खत्म करने की बात कर रहे थे, उसी का नाम सुनकर भी भड़क गए। कुछ दिन बाद पप्पू यादव ने दावा किया कि इसी ट्वीट के बाद उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हुई। 18 नवंबर को भी पप्पू यादव के पास एक धमकी भरा कॉल आया था। एक बार उसके बारे में भी सुनिए। तो बता दो, पाकिस्तान से फोन आया है, लॉरेंस गैंग से बोल रहा हूँ। आप बोल कौन रहे हो यार? हम पाकिस्तान से बोल रहे हैं। कौन? लॉरेंस कातली बोल रहा हूँ मैं। पप्पू यादव को समझा दो, अपनी हद में रहे, माफी मांग ले, सीधा सीधा भाई से माफी मांग ले, लेकिन वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा कि तुम नाटक करते जा रहे हो। वो बोलते 24 घंटे में भाई की गैंग को खत्म कर देगा। समझाओ भाई की गैंग को, उसके कैसे वो खत्म कर देगा भाई के गैंग को। तो पप्पू यादव को क्या समझ के रखा है? पप्पू यादव होगा अपने घर का पप्पू यादव, भाई से बड़ा नहीं है। पप्पू यादव में आएंगे, काट के रख देंगे। इस धमकी के बाद 29 नवंबर की रात पप्पू यादव के पास लॉरेंस गैंग के नाम से एक मैसेज आता है। इस मैसेज में भी पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी की बात है। मैसेज करने वाले ने लिखा कि आखिरी 24 घंटों में तेरी हत्या करने की हमारी सारी तैयारी मुकम्मल है। हमारे साथी तेरे बहुत पास पहुंच गए हैं। आखिरी 24 घंटे तुम्हारे गार्ड भी नहीं बचा सकेंगे। लॉरेंस भाई और उनकी टीम की तरफ से तुझे हैप्पी बर्थडे। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, एंजॉय योर लास्ट डे। इस धमकी के बाद भी पप्पू यादव ने एक बार फिर दिल्ली तक फोन घुमाया था।
और सिक्योरिटी की मांग की थी। सुनिए पप्पू यादव। वो तो वीडियो भेजा है कि मार देंगे अभी तुरंत, वीडियो दिया है तब, अभी वीडियो दिया, वीडियो के आगे मार देंगे, वो तो एकदम सीधा। लगातार इस तरह की धमकी मिल रही है। अभी दिल्ली में कंप्लेन किया गया, तो उसको देखिए ना, फोटो देखिए। अब लॉरेंस बिश्नोई भी सोच रहा होगा कि क्या ही चल रहा है इस देश में, जिसको सिक्योरिटी चाहिए वो मेरे नाम से फोन घुमा दे रहा है क्या? लेकिन कई सवाल तो अब खड़े हो ही गए। पाठशाला में अगली क्लास, डोनाल्ड ट्रंप की वो धमकी जो बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की नींद उड़ा देगी।